हेलो एवरीवन। सो आज हम बीएड का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं, ब्लूम टेक्सोनॉमी, जो कि हमारा आता है बीएड फर्स्ट ईयर में भी एंड सेकंड ईयर में भी 16 मार्क्स का, और ये आता ही है, बहुत ही कंपलसरी क्वेश्चन है हमारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि ब्लूम टेक्सोनॉमी दी किसने थी। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी दी थी बेंजामिन ब्लूम नाम के एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने दी थी ये, और ये दी गई थी 1956 में। और इस टेक्सोनॉमी को हम जानते हैं एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के नाम से भी। सो ये क्वेश्चन हमारे पास दो टाइप से आ सकता है, या तो आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि एक्सप्लेन ब्लूम टेक्सोनॉमी, या फिर आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन थ्योरी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो दोनों ही क्वेश्चन में आपको कंप्लीट ब्लूम टेक्सोनॉमी एक्सप्लेन करनी है। इसका हम फर्दर देखेंगे कि 3 डोमेन्स है, उसमें कैसे कैसे अलग अलग कैटेगरीज में कौन कौन से डोमेन्स रखी गई हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि टेक्सोनॉमी क्या होती है। सो टेक्सोनॉमी is a branch of science concerned with classification. So taxonomy जो है वो बेसिकली हमारी साइंस की एक ब्रांच है। जैसे साइकोलॉजी को भी हम साइंस की ही ब्रांच मानते हैं, वैसे टेक्सोनॉमी भी हमारी साइंस की एक ब्रांच है, जिसके अंडर हम डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव्स की कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, सो अगर हम क्लास में भी कोई टॉपिक प्रेजेंट करते हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हमारा कोई ऑब्जेक्टिव होता है उसे पढ़ाने का। अगर हम डायरेक्टली इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दें ऑब्जेक्टिव को, तो हमारा उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव मतलब हमारा उद्देश्य। तो कोई भी टॉपिक, फॉर एग्जांपल अगर हम बच्चे को साइंस ही पढ़ा रहे हैं, तो उसको साइंस पढ़ाने का हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, कि हम क्यों पढ़ा रहे हैं उसको साइंस, आगे वो क्या करे साइंस पढ़ के। हम एक साइकोलॉजिस्ट हुए थे सर जे गिलबर्ट, उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन किया था। उन्होंने कहा था कि ऑब्जेक्टिव्स रेफर्स टू द रिजल्ट साउट बाय द लर्नर एट द एंड ऑफ ए एजुकेशनल प्रोग्राम। कि किसी भी एजुकेशनल प्रोग्राम के एंड में, जब कोई भी एजुकेशनल प्रोग्राम ख़त्म होगा, वो हमारा कोई लेक्चर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसके बाद जो लर्नर में हम चेंजेस देखते हैं कि उन्होंने क्या सीखा उससे, वो हमारे होते हैं ऑब्जेक्टिव्स। That is, what the student should be able to do at the end of a learning period that they could not be do before. ये हैंड की जगह यहाँ पे that होता है, कि जब हम बच्चों के सामने कुछ प्रेजेंट करते हैं, तो एक लर्निंग पीरियड के बाद वो बच्चे में क्या चेंजेस एक टीचर देखना चाहता है, या क्या चेंजेस बच्चों में होने चाहिए, वो हमारे होते हैं ऑब्जेक्टिव्स। सो टेक्सोनॉमी का मीनिंग क्या है। टेक्सोनॉमी क्या है, हमारा एक ग्रीक वर्ड है जो मिलके बना है टैक्सीज प्लस नॉर्म्स से। टैक्सीज का मतलब होता है अरेंजमेंट्स एंड नॉर्म्स का मतलब होता है साइंस। सो टेक्सोनॉमी हमारा बेसिकली क्या है, साइंस ऑफ अरेंजमेंट्स है, कि किस किस तरह से हम अलग अलग चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं। और आगे हम इसमें डोमेन्स की भी बात करेंगे। तो डोमेन्स हमारी बेसिकली होती है कैटेगरी, कि हम कैसे कैसे अलग अलग कैटेगरीज में कौन कौन सी चीज़ें रख सकते हैं। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी हमें दी थी 1956 में। किसने दी थी, बेंजामिन ब्लूम ने दी थी, जो कि एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे, और ये हमारे ह्यूमन कॉग्निशन के बारे में बताया था इसमें उन्होंने। हम आगे देखेंगे कि कैसे ह्यूमन कॉग्निशन के बारे में इन्होंने बताया। तो इसकी डेफिनेशन में हमें लिखना होगा कि ब्लूम टेक्सोनॉमी इज अ क्लासिफिकेशन सिस्टम used to define and distinguish different level of human cognition। कि टेक्सोनॉमी क्या है, ब्लूम टेक्सोनॉमी क्या है, एक क्लासिफिकेशन सिस्टम है बेसिकली, जिसका हम यूज़ करेंगे ह्यूमन कॉग्निशन को डिफाइन करने के लिए और उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए। जैसे कि थिंकिंग, कॉग्निशन का मतलब होता है रिलेटेड टू आवर ब्रेन। जो भी हमारे ब्रेन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, जो हम ब्रेन से रिलेटेड ह्यूमंस में चेंजेस देखे जाते हैं, वो होता है हमारा सारा कॉग्निशन। तो ब्रेन से रिलेटेड हमारी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, थिंकिंग होती है, हम सोचते हैं ब्रेन से, लर्निंग याद करते हैं ब्रेन से, एंड अंडरस्टैंडिंग हम चीज़ों को समझते हैं अपने ब्रेन से। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में ब्लूम टेक्सोनॉमी में बात की गई है। सो ब्लूम टेक्सोनॉमी हमें कितनी डोमेन देता है, 3 डोमेन्स देता है। फर्स्ट वन इज कॉग्निटिव डोमेन, सेकंड वन इज अफेक्टिव डोमेन, एंड थर्ड इज साइकोमोटर। इसका आपको शॉर्टकट है याद करने के लिए 3H। 3H कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ। लेट
me write. तो फर्स्ट है चीज हेड, सेकंड वन इज हार्ट एंड थर्ड वन इज हैंड. हेड में क्या होता है हमारा ब्रेन. तो जो भी एक्टिविटीज हमारे ब्रेन से रिलेटेड होंगी वो सब हमारी आएगी कोग्निटिव डोमेन में. सेकंड इज हार्ट. हमारा हार्ट के नाम आते ही हमारी आएंगी फीलिंग्स एंड इमोशंस. तो जो भी चीज़ें बच्चों की इमोशंस और फीलिंग्स से जुड़ा हुआ होगा वो आएगा अफेक्टिव डोमेन में. एंड थर्ड वन इज हैंड मतलब हमारी फिजिकल बॉडी. तो बच्चा जो भी अपने फिजिकल बॉडी का यूज़ करके जो भी एक्टिविटीज़ करेगा वो हमारा आएगा साइकोमोटर डोमेन में. वो राइटिंग हो सकती है, प्लेइंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसमें अपनी बॉडी यूज़ कर रहा है वो हमारा आएगा साइकोमोटर डोमेन में. तो ये अलग अलग जो डोमेन थे या हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स थे, इनमें डिफरेंट डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने वर्क किया था. तो जो हमारे कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स हैं वो दिया था बेंजामिन ब्लूम ने इन 1956. कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स दिए थे बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में. अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स दिए थे कार्थ वोल, ब्लूम एंड मारिया. ये यहाँ पे 3 साइकोलॉजिस्ट के नाम आप लोगों को लिखने हैं और ये दिया गया था 1964 में. तो ये आप नोट कर लेना कि कॉग्निटिव और इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स के बीच में हमारे पास 8 इयर्स का गैप है. कि पहले हमें कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स दिए गए, देन हमारे पास आए इफेक्टिव, एंड देन हमारे पास आता है साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स जो हमें दिए थे सिम्पसन एंड हरो 1966 एंड 1972. इन दोनों ने मिलकर काम किया था. इन्होंने 1966 में दे दिया था सिम्पसन ने, देन इसमें कुछ चेंजेस किए गए थे तो हमारे पास 1972 में ये साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स दे दिए गए थे. इसके बाद कौन कौन सी डोमेन में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स आते हैं वो सब हमें याद करना है और वो हमें अपने पेपर में लिखना भी है. सो कॉग्निटिव डोमेन में हमारे आते हैं नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन. इसको याद करने के लिए आपके पास शॉर्ट फॉर्म होगी के सी ए स्क्वेयर SE. KC A स्क्वेयर SE. K से नॉलेज, C से कॉम्प्रिहेंशन, A से एप्लीकेशन, सेकंड A से एनालिसिस, S से सिंथेसिस एंड D से इवैल्यूएशन. ये आपको जब भी लेसन प्लान भी जैसे बीएड में हमें बनाने होते हैं तो हम इसी डोमेन की बात करते हैं कि अगर हम किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उससे उसकी नॉलेज में क्या आएगा, क्या बढ़ेगी उसकी नॉलेज में. कॉम्प्रिहेंशन कि कितना वो एड ऑन कर सकता है, उस नॉलेज को वो कैसे अप्लाई कर सकता है. एनालिसिस का मतलब किसी चीज़ को तोड़ देना, ब्रेक डाउन करना. तो जो भी उसके पास जो नॉलेज है वो कैसे उनको अलग अलग पार्ट्स में तोड़ के डिफरेंट जगह पे यूज़ कर सकता है. सिंथेसिस मतलब जोड़ना, तो उसके पास अलग अलग नॉलेज के अलग अलग पार्ट्स हैं, उनको कैसे वो जोड़ के एक नई चीज़ बना सकता है. एंड इवैल्यूएशन एंड में होता है कि वो चेक करे कि जो नॉलेज उसे मिली है वो ठीक भी है या नहीं है. उसके बाद आती है हमारी इफेक्टिव डोमेन. इसको आप याद कर सकते हो शॉर्ट फॉर्म में R स्क्वेयर VOC. R से रिसीविंग, देन रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन. अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर में और आपके पास एक क्वेश्चन आता है तो आपको एक इसी तरह से चार्ट बना के इन सब के नाम लिखने हैं, लेकिन आप एक्सप्लेन सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन को ही करोगे क्योंकि हम बीएड फर्स्ट ईयर में सिर्फ इसी की बात करते हैं. ये आपको पूरा लिख के देन ये सब एक्सप्लेन करना है. वो कैसे करना है मैं आपको बताऊंगी. तो हमारी जो थर्ड है साइकोमोटर डोमेन, ये आपको अलग अलग बुक्स में इसमें अलग अलग मिलेंगे, लेकिन आपको जो इजी पड़ेगा वो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म बता देती हूँ. IM पेन, I से इमिटेशन, M से मैनिपुलेशन, P से परसेप्शन, A से आर्टिकुलेशन एंड N से नेचुरलाइजेशन. ये सब लिखने के बाद आपने करना है कॉग्निटिव डोमेन को एक्सप्लेन. ये जैसे मैंने अभी आप लोगों को बता ही दिया कि कॉग्निटिव डोमेन हमारी हेड से रिलेटेड होती है, इफेक्टिव डोमेन हमारी हार्ट से रिलेटेड होती है एंड साइकोमोटर डोमेन हमारी हैंड से रिलेटेड होती है. ये शॉर्ट फॉर्म आप 3H's का याद रख सकते हो. अभी में हम कॉग्निटिव डोमेन को एक्सप्लेन करेंगे. सो कॉग्निटिव टेक्सोनोमी
related to cognitive domain has been presented by Bloom and his associates in 1956. Cognitive domain मैंने अभी आपको बताया ब्लूम ने दी थी 1956 में. इसमें ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से इंक्लूड हैं जो रिलेटेड होती है हमारे थिंकिंग से, रीजनिंग एबिलिटी से, प्रॉब्लम सॉल्विंग. जो भी बच्चा ब्रेन से एक्टिविटीज़ कर रहा है वो इसमें इंक्लूड होती है. और ये आगे हमने कितने में डिवाइड कर दी, अभी हमने किया था 6 कैटेगरीज में डिवाइड कर दी. सो इस तरह से आप प्रेजेंट करोगे. जो नॉलेज होता है वो सबसे नीचे लोअर लेवल हम जिसको बोलते हैं वो नॉलेज, कि बच्चे को सबसे पहले कोई भी छोटी सी चीज़ पता चलती है, एंड देन नॉलेज के बाद कॉम्प्रीहेंशन, देन एप्लीकेशन, देन एनालिसिस, देन सिंथेसिस, एंड सबसे हायर लेवल पे होता है हमारा इवेलुएशन. कि बच्चा अगर ये तक चेक कर पा रहा है कि उसने जो नॉलेज उसने गेन की है वो ठीक है या गलत है, तो वो अपने हायर लेवल पे पहुंच चुका है. तो लोअर लेवल हमारा कौन सा है, नॉलेज, एंड हाईएस्ट लेवल हमारा कौन सा है, इवेलुएशन. ये इसी तरह से आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा. जैसे कि मैंने इस ट्रायंगल शेप में दिखाया, आप इस तरह से भी दिखा सकते हो, या फिर आप किसी और तरीके से अगर इनको दिखाना चाहो लैडर शेप में या जैसे भी, तो आप इसको प्रेजेंट कर सकते हो. उसके बाद नॉलेज में क्या होता है, तो नॉलेज में जैसे मैंने अभी बताया कि लोवेस्ट लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव है, सबसे लोवेस्ट होता है. प्राइमरी एम इसका क्या होता है कि मुझे सिर्फ किसी बारे में जानना है, गेन करना है नॉलेज किसी चीज़ से रिलेटेड. किसी फैक्ट्स को लर्न कर लिया, किसी लॉ को लर्न कर लिया, किसी प्रिंसिपल को लर्न कर लिया, तो वो हमारे आता है नॉलेज में. मेथड्स एंड प्रोसेस, जनरलाइज्ड प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज एंड स्ट्रक्चर्स, कोई भी प्रिंसिपल थ्योरीज आप लोगों ने लर्न की वो आता है हमारे नॉलेज में. ये आप पेपर में इसी तरह से पॉइंट्स में लिखोगे तो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे. जैसे नॉलेज, नॉलेज ऑफ स्पेसिफाइज, किसी चीज़ के बारे में जानना, उस चीज़ से कैसे डील करना है और क्या तरीके हैं, अलग अलग वेज कौन से हैं, उनके बारे में जानना. नॉलेज ऑफ यूनिवर्सल एंड एब्स्ट्रैक्शंस, ये सब आएगा हमारे नॉलेज में. देन आता है कॉम्प्रीहेंशन, जिसको हम बोल देते हैं अंडरस्टैंडिंग, कि बच्चे ने नॉलेज तो गेन कर ली है लेकिन अब वो उस नॉलेज से क्या समझ क्या पा रहा है. जैसे हमने कोई रूल तो सुन लिया कि हमारे सोसाइटी का ये रूल है, लेकिन उस रूल से हम समझ क्या पा रहे हैं वो इसमें आ जाता है. तो ये बेस्ड होता है बच्चे की नॉलेज पे कि उसने नॉलेज क्या ली है. जो नॉलेज लेगा उसी के अकॉर्डिंग वो अंडरस्टैंड करेगा. इफ़ देयर इज़ नो नॉलेज देयर विल बी नो कॉम्प्रीहेंशन और अंडरस्टैंडिंग. अगर बच्चे के पास कोई नॉलेज ही नहीं है तो वो अंडरस्टैंड क्या करेगा, बेसिक सी चीज़ है. तो जब तक नॉलेज नहीं है तब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं है. इफ़ इट मीन्स बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज़, मेथड्स, प्रोसेस, प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज. ये हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है किसी भी आइडिया की, लॉज, प्रिंसिपल एंड थ्योरीज की. कॉम्प्रिहेंशन में क्या कर सकते हैं हम, ट्रांसलेशन, किसी चीज़ को ट्रांसलेट किया. इंटरप्रिटेशन, हमने क्या समझा उस चीज़ से. एंड एक्स्ट्राप्लोटेशन, कि हम आगे जाके उससे क्या समझाएंगे. फर्दर अगर हमें किसी चीज़ को समझाना हो किसी और बंदे को तो हम उससे क्या समझाएंगे. तो इसमें ये 3 चीज़ें आती हैं, ट्रांसलेशन, इंटरप्रिटेशन एंड एक्स्ट्राप्लोटेशन. ये आपको ऐसे ही फ्लो चार्ट बना के लिखना है. अब बच्चे ने नॉलेज ले ली है, उसे समझ लिया है, अब वो उस चीज़ को अप्लाई कहाँ करेगा, वो हमारा आता है एप्लीकेशन में. एप्लीकेशन रेफर्स टू द यूज ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस इन पर्टिकुलर एंड कंक्रीट सिचुएशन. अब हमने जो अंडरस्टैंड किया है उसको हम कैसे अलग अलग सिचुएशन में अकॉर्डिंगली हम उसको यूज़ कर सकते हैं. Student selects, transfers and use data and principles to complete a problem with a minimum of direction. कि जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, बच्चे से हमने क्वेश्चन दे दिया एडिशन का या सब्सट्रैक्शन का, तो बच्चा उस क्वेश्चन को देख के ये समझ पाए कि हाँ मुझे एडिशन के रूल फॉलो करने हैं या मुझे सब्सट्रैक्शन के रूल फॉलो करने हैं. तो ये बच्चे पे डिपेंड करेगा. हाउ स्टूडेंट कैन यूज़ कंप्यूट, सॉल्व एंड अप्लाई हिज नॉलेज, कि बच्चा अपनी नॉलेज को कैसे यूज़ करता है कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल 100 - 15 इज इक्वल टू 85, कि अगर हमने उनको क्वेश्चन दिया है कि 100 में से हमें 15 माइनस करना है, तो बच्चा उसका 85 आंसर निकाल दे अपनी नॉलेज यूज़ करके, ना कि वो 100 में 15 ऐड करके और हमें 115 आंसर दे दे. तो ये होगा हमारा एप्लीकेशन में. उसके बाद हम एप्लीकेशन का एक फ्लो चार्ट बनाएंगे
जिसमें हम सबसे पहले आएगा जर्नलाइजेशन ऑफ फैक्ट्स, लॉज, प्रिंसिपल एंड थ्योरी। जो भी फैक्ट, लॉज और थ्योरीज बच्चे ने पढ़ी है उसको जर्नलाइज कर सके। डायग्नोसिस ऑफ प्यूपिल वीकनेस, कि बच्चा कहाँ वीक है, कहाँ वो गलतियाँ कर रहा है, वो भी हम एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग ही दूर कर सकते हैं। अगर बच्चा सब्सट्रैक्शन की जगह एडिशन कर रहा है तो हम उसकी नॉलेज चेक करेंगे कि बच्चा कुछ गलत तो नहीं समझ गया है, उसकी अंडरस्टैंडिंग चेक करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग फिर हम उस चीज़ को अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ कंटेंट, टर्म एंड लॉज बाय द प्यूपिल, कि जो कंटेंट, टर्म्स, लॉज, प्रिंसिपल जो भी बच्चे ने पढ़े हैं वो कैसे कैसे अप्लाई कर रहा है। ये फ्लो चार्ट ऐसे ही बनाना है। उसके बाद हमारा आता है एनालिसिस। जैसे अगर हम बात करें, एग्जाम्पल इसका मैं लूँ, फोटोसिंथेसिस, या फिर अभी जैसे हमने पढ़ा था कि टैक्सोनॉमी का मीनिंग, तो हमने उसको दो वर्ड्स में डिवाइड किया था, टैक्सी प्लस नॉर्म्स। तो ऐसे अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की, तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फोटो प्लस सिंथेसिस। तो इसी तरह से बच्चा किसी भी चीज़ को एनालाइज कर सके, जो भी उसने नॉलेज गेन की है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़े और फिर उसका मीनिंग अच्छे से समझ पाए। सो सबसे पहले हमारा पॉइंट है ब्रेक डाउन ऑफ अ कम्युनिकेशन इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट एंड पार्ट्स, कि कोई भी चीज़ जो वो देख रहा है, समझ रहा है या किसी से बात कर रहा है, उसको वो उसके पार्ट्स में तोड़ सके। स्टूडेंट्स डिफ्रेंशिएट, क्लासिफाइज एंड रिलेट द एविडेंस और स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टेटमेंट और क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन भी बच्चे से पूछा गया है तो उसको अलग अलग पार्ट में क्लासिफाई कर सके या उसको ब्रेक डाउन करके इजी बना सके अपने लिए समझने के लिए। स्टूडेंट कैन एनालाइज, करेक्टराइज, कंपेयर एंड सेपरेट। तो बच्चे क्या कर सकता है, उस चीज़ को एनालाइज कर सकता है, कैटेगराइज कर सकता है, कंपेयर कर सकता है और सेपरेट कर सकता है डिफरेंट चीज़ों को अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग एनालिसिस का यूज़ करके। उसके बाद हम एनालिसिस का फ्लो चार्ट बनाएंगे कि एनालिसिस ऑफ एलिमेंट्स, किसी भी एलिमेंट्स को तोड़ना। एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप्स, अगर हमें किसी दो चीज़ों के बीच में कोई रिलेशनशिप बताया गया है, हम उसका एनालिसिस कर सकें। एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड प्रिंसिपल, कोई भी प्रिंसिपल, लॉज या थ्योरीज बच्चे ने जो भी लर्न की है वो उसको भी छोटे पार्ट्स में तोड़ के और इजी बना सके अपने लिए लर्न करने के लिए। उसके बाद हमारा आता है सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब हमारा होता है जोड़ना। डिफरेंट जो भी हमारे पास पार्ट्स में नॉलेज मिली है, जैसे बच्चों को हम पहले अल्फ़ाबेट सिखाते हैं ABCD, और फिर बच्चा क्या करता है, उन्हीं अल्फ़ाबेट्स को जोड़ के क्या करता है, वर्ड्स बनाना शुरू करता है जैसे CAT, कैट। तो इसे हम बोलते हैं सिंथेसिस, कि बच्चा अलग छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ के एक नई चीज़ बना रहा है। सो सिंथेसिस इन्वॉल्व्स द पुटिंग टुगेदर ऑफ एलिमेंट्स एंड पार्ट्स सो एज टू फॉर्म अ होल, कि जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनको साथ में जोड़ेगा, लेकिन उससे जो हमारा आउटपुट आए वो मीनिंगफुल होना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी वर्ड जोड़ के या बच्चे ने कुछ भी दो चीज़ों को जोड़ा और कुछ भी बना दिया, वो मीनिंगफुल होना चाहिए। स्टूडेंट originate, integrate and combine ideas into a product, plan or proposal that is new to him। कुछ भी नई चीज़ बच्चा सीख रहा है जिसका उसे पहले नहीं पता, लेकिन उनके बारे में कुछ छोटी छोटी सी नॉलेज उसको है, कुछ छोटे छोटे से प्रपोजल हैं, प्लान्स है, उन सब चीज़ों को इंटीग्रेट कर सकता है, जोड़ सकता है और अपनी एक न्यू नॉलेज बना सकता है। ही कैन क्रिएट, डिज़ाइन, इन्वेंट एंड डेवलप। तो वो बच्चे क्या कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, डिज़ाइन कर सकता है, इन्वेंट कर सकता है और अपनी नॉलेज को डेवलप कर सकता है। ही कैन कंबाइन डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन टू फाइंड अ अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। किसी भी चीज़ का अल्टरनेटिव सॉल्यूशन निकालने के लिए, अगर हमारा कोई भी, फॉर एग्जांपल हम मैथ्स का कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, हमारा एक मेथड से नहीं हो रहा है, तो बच्चा क्या कर सकता है, कोई दूसरा मेथड यूज़ कर सकता है अपनी नॉलेज से, कुछ अलग चीज़ यूज़ करके, कि उस चीज़ का सॉल्यूशन वो निकाल सके। फॉर एग्जाम्पल, ही कैन कंबाइन दिस टू मेक अ सेंटेंस। मदर, बच्चे के पास हमने कुछ अलग वर्ड्स दे दिए, मदर दे दिया हमने, इन्वेंशन दे दिया, इज़ दे दिया, नेसेसरी दे दिया और क्या दे दिया, दे दिया। तो बच्चा इसे क्या, एक सेंटेंस बना सकता है। इसके बाद हम देखते हैं सिंथेसिस का फ्लो चार्ट। सिंथेसिस में क्या होगा, यूनिक कॉम्बिनेशन बाय अरेंजिंग डिफरेंट एलिमेंट्स। हम अलग अलग एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे जिससे एक मीनिंगफुल हमें
आउटपुट मिले। सजेस्ट न्यू प्लान्स बाय कंबाइनिंग ऑल एलिमेंट्स, हम सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके कुछ नया प्लान बता सकते हैं। एस्टेब्लिश एन एब्स्ट्रैक्ट रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट एलिमेंट्स, और जो भी एलिमेंट्स हम कंबाइन कर रहे हैं उनके बीच में कोई रिलेशन होना चाहिए, ऐसे नहीं कि हमने कुछ भी जोड़ दिया। उसके बाद हमारा एंड में आता है इवेल्युएशन। ये क्या है, हमारा हाईएस्ट लेवल है किसका, कोग्निटिव डोमेन का। सो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देती हूँ हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। इसमें क्या होता है, जजमेंट अबाउट द वैल्यू ऑफ मटेरियल एंड मेथड फॉर गिवन पर्पस। कोई भी काम हमें दिया गया है उसके लिए हम जजमेंट कर सकते हैं कि ये सही है या गलत है, हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। या फिर अगर हम कोई क्वेश्चन भी सोल्व कर रहे हैं तो हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर ठीक है कि नहीं है। Student can judge what he learned whether it is right or wrong. If wrong, then he can start the process again. बच्चा ये जज कर सकता है कि जो भी वो याद कर रहा है वो सही है या गलत है। अगर गलत है तो फिर वो स्टार्टिंग से दोबारा से करेगा। स्टूडेंट कैन जज, रिकमेंड, क्रिटिक एंड जस्टिफाई। बच्चा क्या कर सकता है, जो भी उसने आंसर किया उसको जज करेगा, चेक करेगा कि ठीक है या नहीं, या फिर किसी और ने भी किया है तो भी वो उसको जज कर सकता है। रेकमेंड कर सकता है डिफरेंट आइडियाज़। क्रिटिक, अगर किसी ने गलत किया है तो उसमें क्या कमियां हैं वो बता सकता है। एंड जस्टिफाई, अगर उसने खुद ने कुछ किया है या किसी और बच्चे ने भी कुछ किया है तो उस चीज़ के लिए कुछ जस्टिफिकेशन दे सकता है कि सही है तो क्यों है और गलत है तो क्यों गलत है। तो इवैल्यूएशन का उसके बाद हमें फ्लो चार्ट बनाना है। जजमेंट इन टर्म ऑफ इंटरनल एविडेंस। इंटरनल एविडेंस मतलब अंदर से, अगर मेंटली बच्चे को ये लग रहा है कि नहीं, उसके ब्रेन में ये आ गया कि नहीं ये गलत है, तो वो उसके अकॉर्डिंग अपनी जजमेंट देगा। एंड जजमेंट इन टर्म ऑफ एक्सटर्नल एविडेंस, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे कोई प्रिंसिपल होते हैं जो हम अप्लाई करते हैं लेकिन हमारा जो रिजल्ट है वो गलत आ रहा है, तो वो हमारा हो गया एक्सटर्नल एविडेंस। तो हम एक्सटर्नल एविडेंस के उस हिसाब से भी जजमेंट दे सकते हैं, इंटरनल एविडेंस के भी। उसके बाद हमें करना है कि जो ब्लूम टैक्सोनॉमी दी थी 1956 में, उसमें कुछ चेंजेस किए गए थे जो किए गए थे 2001 में। तो 2001 में हमें इसका क्या मिल गया था, रिवाइज्ड वर्जन मिला था ब्लूम टैक्सोनॉमी का। और इसमें क्या चेंजेस किया गया था, ब्लूम टैक्सोनॉमी का नाउन फॉर्म से वर्ब की फॉर्म में कर दिया गया था। तो कुछ चेंजेस थे जो आपको याद करने होंगे, जैसे अभी मैंने कॉग्निटिव डोमेन के बारे में बात किया था, शॉर्ट फॉर्म क्या थी, KCA²SE। इसको चेंज कर दिया गया था, K इज नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवेल्युएशन। तो इसने क्या किया, नॉलेज को तो रिमेंबर से कि बच्चा पहले याद करेगा, देन कॉम्प्रिहेंशन हमारा अंडरस्टैंड की बात हमने की थी वो सेम, एप्लीकेशन को अप्लाई बोल दिया, एनालिसिस को एनालाइज बोल दिया। अब यहाँ पे बात ये आ गई कि अगर बच्चे ने अपनी नॉलेज को पहले ही सिंथेसाइज कर लिया और फिर इवैल्यूएशन किया तो चांसेस ज़्यादा होते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग के या गलत आउटपुट के। तो एनालाइज के बाद बच्चा क्या करेगा, इवैल्यूएट करेगा चीज़ों को कि जो वो सीख रहा है, जो उसके पास जो छोटे छोटे पार्ट्स में जो नॉलेज है वो ठीक भी है या नहीं। एंड तो इवैल्यूएशन के बाद वो क्रिएट करेगा। तो जो ऊपर की दो स्टेजेस थी उनको इंटरचेंज कर दिया गया था। मैं एक बार इरेज कर देती हूँ ताकि आपको समझने में इजी रहे, ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। सो जो ऊपर की दो हमारे पास डोमेन्स हैं, कैटेगरीज हैं, उनको इंटरचेंज कर दिया गया था कि जो बच्चा है वो पहले इवेलुएट करेगा चीज़ों को कि वो सही है या नहीं, और उसके बाद क्रिएट करेगा, उसके बाद कुछ नया बनाएगा। सिंथेसाइज को क्या नाम दे दिया गया था, क्रिएट, एंड इवेलुएशन को इवेलुएट। ये आपको याद रखना है। ये हो गया था नाउन फॉर्म से वर्ब की फॉर्म में। अगर आपका बीएड फर्स्ट ईयर में आप हो और ये क्वेश्चन आता है तो आपको इतना ही लिखना है और उसके बाद आपको इसका कंक्लूजन लिख देना है। और अगर बीएड सेकेंड ईयर में हो तो इसका रिवाइज्ड वर्जन आपके पास आता है जिसकी मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगी। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, पूरे डिटेल नोट्स आपको मिल जाएंगे, उसके लिए आपको मेंशन की हुई जीमेल आईडी पे मैसेज करना और आपको नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू एवरीवन।